कैसा गया बेटा? बेटा तुमको तो ऐसा मैं सर इतने इजी पेपर से पूछे मत, 70 से ऊपर आ जाएंगे आराम से। इतना मतलब पूरा थियरी पार्ट में, फिजिक्स में थियरी पार्ट, न्यूमेरिकल्स तो आपने वीडियो तो देख ही लिया था। थियरी पार्ट ऐसे 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 निपटाते क्या, और थियरी पार्ट भी ऐसा नहीं कि लर्न करके जाओ, पूरा मन से लिखो। पूरा फ्लेमिंग लॉ आया उसको लिख दो, इतना इजी पेपर। ग्राफ बेटा बोला था ना, ग्राफ इस वही सेम ग्राफ है ना, जो डिस्कस करा था वही ग्राफ है। साइन है, अपन साइनर की बोलेंगे तो उसके बाद ये तो पूरा सर ने बताया इतना इजी, इतना इजी पूछो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीबी ब्रेन्स। मैं हूं आपका प्यारा सुबेश सर। तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में आज का पेपर है, जो कि सीबीएसई का साइंस का एग्ज़ाम पेपर है ना, उसका सेट 3 है, जो मैं यहाँ आया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आज के पेपर में क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस बेटा सारे, ज़्यादातर नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन ही किससे थे बेटा? एनसीईआरटी से। और आपको पता है कि हमने लास्ट में है ना, साइंस के पेपर के पहले है ना, उसके पहले जब मैथ का पेपर भी था, हमारी एक एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम लोग सारे जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस एनसीईआरटी को सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। और सो सारे चैप्टर्स, चाहे मैथ के हों चाहे साइंस के हों, हमने अपने चैनल जीबी ब्रेन्स पे अपलोड किए। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर था, ये सीबीएसई का पेपर है ना। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेपर देते हैं तो हम लोग बहुत सारी रेफरेंसेस बुक पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लेक्चर देख लेते हैं, पर जो मेन बुक है जो कि सेंट्रल बोर्ड ने दे रखी है हमको, सीबीएसई है ना, एनसीईआरटी की बुक, उस बुक को हम लोग लगाते ही नहीं है, मतलब ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, उसके क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, एग्जाम्पलर नहीं लगाते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं जब डिस्कस करूंगा आप लोग को बताऊंगा, एक एक सवाल एनसीईआरटी से था, एक एक क्वेश्चंस एग्जाम्पलर एक्सरसाइज में से था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर से आया हो, है ना। तो बेसिक आपको समझना क्या है कि आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, है ना, चाहे आप मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, सोशल पढ़ो, है ना, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10th के, तो आपको मेन फोकस एनसीईआरटी में करना है ना। जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, है ना, वो दूसरा पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग बच्चे होते हैं जो, है ना, कई बुक सॉल्व करते हैं, पर मेन बुक जो रहती है एनसीईआरटी उसको सॉल्व नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनका पेपर क्या होता है बेटा? खराब जाता है। पर मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही मतलब प्लानिंग पे मैं चलता हूँ कि आप सिर्फ, अगर सेंट्रल बोर्ड ने आपको बुक दे के रखी एनसीईआरटी, तो आप उसी को ही पढ़ो, क्योंकि मैक्सिमम क्या 100% क्वेश्चन किससे आते हैं बेटा? सीबीएसई की बुक एनसीईआरटी से ही आते हैं, है ना। मैं अभी डिस्कस करूंगा, आप लोग को एक एक सवाल बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कहाँ से आया है ना, किताब में कहाँ लिखा हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ मेन मेरा मोटिव ये था कि बेटा मैं आपको पेपर के थ्रू ये बता सकूं कि ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक है वो हमारे लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कहीं मत भटकिए, है ना। जो भी अभी बच्चे क्लास 9th में हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, है ना, आगे फर्दर वो क्लास 10th में जाएंगे, तो उनके लिए एक गाइडेंस है ना, कि आप लोग को शुरुआत से ही, अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत से ही किस पे स्टिक करना है बेटा? एनसीईआरटी पे ही करना है। पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए, डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसके इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर को डीप में समझिए, है ना, अच्छे से सॉल्व करिए। और बाकी आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग 24/7 जीबी ब्रेन्स चैनल पे आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, वैसे तो मैं आशा करता हूँ सभी का पेपर अच्छा ही गया होगा, पर जिनका थोड़ा बिगड़ा भी है कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे 2 पेपर हैं, हिंदी है, सोशल है, तो आप उसमें कवर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सोशल का पेपर होगा, है ना, उसके पहले जैसे आपका हिंदी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा? सोशल के मैराथन में डालूंगा, जिसमें एक दिन में आपका जियोग्राफी, एक दिन में सिविक्स, एक दिन में आपका हिस्ट्री, एक दिन में आपका इकोनॉमिक्स क्या करूँगा? कवर करूँगा। उसमें भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही क्या करूँगा? लूँगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सर्सन रीजन हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो। तो आप लोग उनको देख के जाइए, और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे उसी से ही आएंगे। आपको कोई भी रेफरेंस इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसी पे आप स्टिक रखिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए हम लोग आज के पेपर को डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था, है ना, कितना आसान था, कैसे कर सकते थे, है ना, कैसे हम लोग सोच सकते थे। ठीक है, वैसे तो बहुत 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 ईजी पेपर था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। ये मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, ये मैंने कौन सा सेट 3 पेपर लेके रखा हुआ है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं
जो भी है ना सेट 1 सेट 2 सेट 3 में जो पेपर आते हैं सीबीएसई के, उसमें लगभग 90 है ना टू 95% क्वेश्चन तो कैसे रहते हैं बेटा, सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत क्या रहता है बेटा, डिफरेंस रहता है क्वेश्चंस में, है ना, 2-3 क्वेश्चंस अलग रहते हैं सेट में, बाकी लगभग क्वेश्चंस क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो हम एक पर्टिकुलर सेट क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सेट 1 सेट 2 वाले देख नहीं सकते, आप भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवाल 90 to 95% जो क्वेश्चंस रहते हैं सेम रहते हैं, बस उसके नंबरिंग चेंज रहता है और एक आध दो क्वेश्चंस क्या रहते हैं बेटा, डिफरेंट रहते हैं। तो आप लोग आराम से इसको देख, ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट इमीडिएटली है ना इन प्लांट्स इमीडिएटली यूज्ड इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको चैप्टर भी बताते चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेटा लाइफ प्रोसेस का है, और ये हम लोग 9th में 8th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, है ना, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज, और फिर इसको जो भी ग्लूकोज बनाते हो क्या कर लेते हैं बेटा, कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसको वो लोग क्या करते हैं बेटा, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, स्टेम है, रूट्स में क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हो। तो सीधा सीधा आपसे कुछ नहीं पूछा है ना, दो लाइन के स्टेटमेंट दे दिया है, सीधा पूछा है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बेटा कार्बोहाइड्रेट को, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को जो उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट बच गया उसको वो लोग किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। हम लोग साथ में ये भी पढ़ते हैं बेटा, वही एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं बेटा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लीवर में। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्च हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही बेटा, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का है ना। स्पायरोगायरा डिस्पाइट बीइंग अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टिल शो अ सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। आपको पता है बेटा, है ना, स्पायरोगायरा क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फिर भी उसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कौन सा टाइप पाया जाता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और आपको पता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी क्या पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन। उसमें जो स्पायरोगायरा का फ्रेगमेंट रहता है वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो उसमें, और ये तो अपन को पता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर आपको ये पता है कि स्पायरोगायरा में, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है जो कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ सेल्स। नहीं, सेल्स का डिवीजन नहीं होता बेटा, फ्रेगमेंटेशन होता है ना। पूरी जो बॉडी होती है स्पायरोगायरा की, वो फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है। सीधा सीधा एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है बेटा, आप चैप्टर खोलना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सीधा सीधा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं, तो सेक्सुअल वाला जो ऑप्शन है सीधे काट दो, क्योंकि स्पायरोगायरा में असेक्सुअल होता है, ना कि सेक्सुअल होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग अप ऑफ स्पायरोगायरा फिलामेंट्स, है ना। तो स्पायरोगायरा फिलामेंट के फॉर्म में पाया जाता है, वही फिलामेंट क्या हो जाता है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, और हर एक पार्ट से एक नया स्पायरोगायरा क्या हो जाता है बेटा, तैयार हो जाता है। ये भी बहुत आसान सा सवाल था। ये मैंने कल जब 3 घंटे की क्लास ली थी, है ना, बच्चों की क्लास ली थी क्लासरूम में, तब मैंने डिस्कस किया था, है ना, कि ये मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा क्या, कि जब पॉलन जो रहता है, पॉलन जब स्टिग्मा में रहता है तो ओव्यूल तक कैसे पहुंचता है, पॉलन ट्यूब की मदद से पहुंचता है। तो उसको रास्ता कौन दिखाता है बेटा, है ना, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो वो किसका एग्जांपल होता है बेटा, कीमोट्रोपिज्म का। तो जो पॉलन ट्यूब जो मूव कर रहा है ना ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल तक जाने के लिए जो मूव कर रहा है, वो किस टाइप का मूवमेंट होता है बेटा, कीमोट्रोपिज्म। बहुत सिंपल, है ना। फिर 4 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें आपको क्या है, इसमें कुछ नहीं बेटा, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा है। क्या पूछा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा है ना। हम क्या पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन में, है ना, टॉल हाइट और डॉर्फ हाइट का क्रॉस कराते हैं। इसने कुछ नहीं किया, एक ही कैरेक्टर लिया है, क्या बेटा, स्टेम का कलर लिया है ना। एक ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल जी है, एक पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट है जिसका जीनोटाइप स्मॉल जी। कुल मिलाकर उसने कैपिटल जी का क्रॉस कराया स्मॉल जी से। तो F1 जनरेशन आपकी क्या बनेगी बेटा, कैपिटल जी स्मॉल जी बनेगी। ये आपकी F1 जनरेशन होगी। क्या होगी बेटा, आपकी F1 जनरेशन होगी, है ना।
तो ये बन गया। अब हम लोग कैपिटल जी स्मॉल जी को क्या कर देंगे बेटा, कैपिटल जी स्मॉल जी से सेल्फ क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। कुछ नहीं है, बेसिकली आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो पूछा था। अगर मेरे को पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो क्या आता है 1:2:1, फिनोटिपिक रेशो क्या आता है 3:1, तो सीधा सीधा आपसे F2 जनरेशन में जो ये रेशो बन रहे हैं वही पूछा। तो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशो क्या बनते हैं 1:2:1। ये सीधा सॉरी ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, डी नंबर आंसर हो जाएगा 1:2:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, सीधा सीधा आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछ ली थी बेटा। ये भी सीधा सीधा एनसीईआरटी में लाइव प्रोसेस चैप्टर में लिखा हुआ। क्या होगा इक्वेशन, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, C6H12O6 6O2 + 6H2O। ये भी मैंने जो एनसीईआरटी की क्लास ली है लाइव प्रोसेस की उसमें प्रॉपर डिस्कस किया हुआ बेटा फोटोसिंथेसिस, और बोला भी था इक्वेशन पढ़ के जाना आएगी, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेटा, आपने देखा कितना ईजी पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। तो मैं बताया हूं बेटा कि जो मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं बेटा फूड चेन में, उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकते सर, मैं 10 कर दूं 15 कर दूं, क्यों, क्योंकि बेटा हमको पता है लिंडमान 10% एनर्जी लॉस। सर हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है। तो प्रोड्यूसर से जब टॉप कंज्यूमर तक जाते जाते एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, कम। तो अगर T5 तक जाते जाते जब बहुत कम एनर्जी हो जाती है बेटा, तो और ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे तो जो T6 में एनिमल होगा उसको तो कम एनर्जी मिलेगी, बॉडी साइज तो बहुत बड़ा है ना, एनर्जी क्या मिल रही है, कम मिल रही है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा क्या बेटा, नहीं। तो क्या हो जाता है बेटा, ये देखो डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो हायर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो जाती है बेटा, एनर्जी डिक्रीज होते जाती है। क्यों, क्योंकि लिंडमान ने बोला था कि हर लेवल पे, हर ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इसका ये ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या बोला बेटा, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक लेवल हैविंग मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन हार्मफुल। ये क्वेश्चन किसका बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का है, एनवायरमेंट का, है ना। तो मैंने क्लास में भी, वीडियो में भी, मेरा इन्वायरमेंट चैप्टर का वीडियो डाला है, उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं लाइक DDT, है ना, मरकरी, इसका कंसंट्रेशन प्रोड्यूसर से जैसे हम लोग कंज्यूमर के साइड मूव करते हैं, टॉप कंज्यूमर के साइड, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होते जाता है बेटा, बढ़ते जाता है। उसमें एग्जाम्पल भी दिया था आपको वल्चर का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा जो हार्मफुल सब्सटेंस मिलेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस, चाहे DDT हो चाहे आपका मरकरी हो, कौन से लेवल में हाई होगा बेटा, T5 लेवल में होगा। ये भी बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन बेटा एसर्शन रीजन के देखते हैं। एसर्शन रीजन करने का मैं आपको तरीका बताया था बेटा, पहले क्या करो, एसर्शन को पढ़ो, रीजन को भूल जाओ, ठीक है ना। फिर जब रीजन को पढ़ो एसर्शन को भूल जाओ। तो अगर आपने एसर्शन पढ़ा और आपको एसर्शन इंडिविजुअली करेक्ट लग रहा है, ठीक है, रुक जाओ वहीं, एसर्शन को भूल जाओ, रीजन को पढ़ो। अगर रीजन को पढ़ो, रीजन भी इंडिविजुअली करेक्ट लग रहा है, तो फिर दोनों को क्या कर दो बेटा, मिला के पढ़ दो। अगर वो करेक्ट लग रहा है तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। नहीं करेक्ट लग रहा, मान लो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, पर रीजन आपको लग रहा करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करो, तो ऑप्शन B आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 और 4 तो क्या होते, बहुत आसान होते। पहला क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, एसर्शन क्या दिया आपको, पहले मैं एसर्शन पढ़ता हूँ। ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म while oxygen is transported by respiratory pigment। सही ऑप्शन है ना। क्यों, आपको पता होगा बेटा ब्लड में 2 चीजें पाई जाती है ना। ब्लड किस किस से मिलकर बना रहता है, एक तो होता है बेटा ब्लड प्लाज्मा होता है ना, वाटर टाइप में होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है बेटा, सेलुलर फैक्टर होता है। क्या होता है, सेलुलर फैक्टर। तो वही चीज आपको बता रहा है कि ब्लड, है ना, ब्लड प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है, जो हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन यूज की, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी ऑर्गन ने दी बॉडी में, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करके बाहर लाता है, वो क्या है बेटा, ब्लड प्लाज्मा। वही जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे बॉडी में, कि कौन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। हीमोग्लोबिन हो गया बेटा, हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड होगा, ऑक्सीजन से बाइंड होगा। और ये ब्लड प्लाज्मा CO2 से, ब्लड प्लाज्मा किससे होगा बेटा, CO2। तो ब्लड प्लाज्मा CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का। बिल्कुल सही है, एसर्शन सही है। अब मैं एसर्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। याद रखो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि CO2 जो होता है, ये प्लाज्मा जो होता है ना बेटा, इसमें वाटर कंटेंट क्या रहता है, ज्यादा रहता है।
है ना, कलरलेस रहता है वाटर जैसा। तो CO2 जो होता है, CO2 का जो डिसोल्यूशन पावर है 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है बेटा वाटर में। अगर मैं पानी रख दूं और 2 गैस डालूं, CO2 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले कौन घुलेगा बेटा? CO2, क्योंकि CO2 20 से 25 गुना तेजी रफ्तार से क्या करती है बेटा? घुलती है पानी के अंदर। तो ये भी सही बोला है ना। तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों बेटा? ब्लड प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होता है ना, वाटर ही रहता है। तो कौन डिजोल्व हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें। पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट में कौन डिजोल्व होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को। तो इसमें ऑप्शन ए ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसका असर्शन, देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट लोअर ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्या होगा? सही। जो सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल, जो प्रोड्यूसर, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, उनका नंबर, अगर मैं पिरामिड ऑफ नंबर देखूं तो सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? प्रोड्यूसर। अब घास देख लो, घास अगर आप बड़े एरिया में देखो, उसका नंबर गिनो, थोड़ा सा आप एरिया लो, उसमें नंबर गिनो, तो घास के बहुत सारे पौधे आपको दिख जाएंगे। पर कोई एनिमल ढूंढोगे तो पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर में कम ही मिलेगा, ठीक है ना, एक आध दो मिल जाएंगे, पर नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। तो बिल्कुल सही लिखा, प्रोड्यूसर का नंबर क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है ना। एज रीजन भी बिल्कुल सही क्या दिया है बेटा? सही दिया। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एसर्शन सही और रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है ना। तो मतलब बायोलॉजी से तो जो 9 MCQ है बेटा, 9 के 9 ही क्या थे बेटा? बहुत आसान थे। अगर आप अच्छे से पढ़ते, NCERT रीड किए हो, बेसिक कॉन्सेप्ट की समझदारी है, तो आप आराम से कर सकते थे। देखो बेटा, आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं अपन लोग, है ना। पहला सवाल क्या बेटा? द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय ए ग्लैंड आर रेगुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये किसका सवाल है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन का सवाल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो टाइमिंग और अमाउंट ऑफ हार्मोन होता है, जो ग्लैंड सिक्रेट करती है, वो रेगुलेटेड होता है बेटा। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि ग्लैंड्स का मन किया तो जितना मन मर्जी उतना हार्मोन्स रिलीज कर रही है, जब बिना टाइम जरूरत नहीं तब भी हार्मोन रिलीज कर रही है, नहीं। हार्मोन जो होते हैं बेटा, जब जितनी क्वांटिटी में जरूरत होगी, जिस समय पे जरूरत होगी, तभी क्या होंगे बेटा? हार्मोन्स क्या होते हैं? ब्लड में रिलीज होते हैं। मान लो जैसे किसी को डायबिटीज है बेटा, है ना, इंसुलिन, है ना, मान लो आपने खाना खाया, है ना, डायबिटीज नहीं, आपने खाना खाया, तो अब जैसे ही आपने खाना खाया तो ग्लूकोज गया बेटा, तो ग्लूकोज का लेवल जो होगा आपकी ब्लड में क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ेगा। अब उस ग्लूकोज के लेवल को कम करना, सेल तक पहुंचाना है, तो बॉडी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा बेटा? पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज कर देगा? इंसुलिन, है ना। उसी प्रकार से मान लो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड क्या कर रही है बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर रही है, पर अभी जरूरत नहीं, कम कर रही है। पर आपने खाना खाया, आप खाना खाओगे तो क्या होगा बेटा? मेटाबॉलिज्म। तो इस समय थायरोक्सिन चाहिए क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म कराता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगी बेटा? थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगी। तो जब जरूरत होती है, जितनी क्वांटिटी में होती है, तभी क्या होता है बेटा? हार्मोन रिलीज होता है। इसी को ही हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म भी क्या करते हैं बेटा? बोलते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर रिलीज हो रहा है हार्मोन, है ना, जरूरत नहीं तब भी रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। और एक चीज और बताया था कि हार्मोन का जो एक्शन होता है लंबे समय के लिए होता है और स्पेसिफिक होता है, जो काम उसको मिला है वही काम करेगा। अगर इंसुलिन है तो सिर्फ ब्लड का शुगर लेवल ही कम करेगा, थायरोक्सिन है तो सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही करेगा। तो वही आपको लिखना था एक आध एग्जाम्पल के साथ में, चाहे आप थायरोक्सिन वाला डाल दो, इंसुलिन वाला डाल दो, कोई भी डाल दो, बहुत आसान था। इसी का और में दूसरा सवाल था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द एनिमल बॉडी बट देयर आर सम लिमिटेशन। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के ऊपर था। आपको पता है बेटा हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी स्टिमुलस मिलता है तो जो स्टिमुलस होता है नर्वस सिस्टम की मदद से कहाँ, है ना, ब्रेन तक जाता है। किसकी मदद से? न्यूरॉन्स की मदद से। किसकी मदद से? न्यूरॉन की मदद से ब्रेन तक जाता है। अब ये जो स्टिमुलस न्यूरॉन्स की मदद से ब्रेन तक गया, तो ये कैसा सिग्नल होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाता है, बहुत तेज जाता है ना। तो ये बेसिकली सवाल आपको नर्वस रिस्पांस और हार्मोनल रिस्पांस के डिफरेंस से दिया था और आपको मैं पढ़ाया हूं, है ना। पर इसमें लिमिटेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में? सबसे पहला लिमिटेशन क्या होता है बेटा? बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ना। एक बार यहां आपने टच किया, सिग्नल गया, वापस ब्रेन से सिग्नल यहां है और सिग्नल खत्म, मतलब बहुत कम सेकेंड के लिए होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है ना। तो यही आपको क्या करना था? लिमिटेशन आपको लिखना था। दूसरा लिमिटेशन क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है ना। अगर सिग्नल छोटी डिस्टेंस के लिए भेजना है तो उसके लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स अच्छा होता है। बड़ी डिस्टेंस में भेजना है तो हार्मोनल अच्छा होता है, ठीक है ना। तो यही आपको एक आध दो लिमिटेशन लिख दो, चल जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल था, हार्मोनल और नर्वस रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डू ऑल वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट, है ना।
इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। ये हेरिडिटी और वेरिएशन का है। किसका सवाल है बेटा? हेरिडिटी सवाल पूछा है। तो आपको पता है बेटा, क्या सारे के सारे वेरिएशन का इक्वल चांस होता है क्या सर्वाइवल का? नहीं होता, नहीं होता, याद रख लेना। जिसको भी नेचर सेलेक्ट करेगा, जिस भी वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट करेगा, वही क्या करेगा बेटा? इस धरती में एग्जिस्ट करेगा। जिसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर व्हाइट कलर का रैबिट है, व्हाइट कलर का अगर रैबिट है वो डार्क फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो क्या इसको नेचर सेलेक्ट करेगा क्या बेटा? नहीं करेगा। क्यों? व्हाइट कलर का रैबिट डार्क फॉरेस्ट में बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? प्रे को दिख जाएगा, सॉरी प्रीडेटर को दिख जाएगा, और प्रीडेटर इसका क्या कर लेगा बेटा? शिकार कर लेगा। ठीक है ना। सेम एग्जांपल, अगर ठंड जगह है बेटा, कोल्ड एज जगह है, तो जो भी वहां एनिमल्स पाए जाएंगे उनकी बॉडी के ऊपर क्या होंगे बेटा? थिक फर होंगे, है ना। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर थिक फर होंगे, वही क्या करेंगे बेटा? उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करेगा, बाकियों को नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा। तो सारे के सारे वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। जो उस इन्वायरमेंट या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सही सूट करते हैं, जो एडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करता है, बाकी को नेचर सेलेक्ट नहीं करता है। यही आपको लिखना था, ये भी बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन तो बेटा बच्चों वाला है। सजेस्ट वन प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर डिस्पोजिंग द वेस्ट, है ना। अगर सीवेज जो होता है बेटा, घर का जो भी कचरा वगैरह होता है। अगला इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जब भी ये वेस्ट होंगे, है ना, इनको हम लोग को डिस्पोज करना, तो उसके पहले हमको कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए? प्रिकॉशंस क्या रखना चाहिए बेटा? कि अगर आप डिस्पोज कर रहे हो, है ना, वाटर बॉडी में डाल रहे हो, तो उसके पहले क्या होना चाहिए बेटा? इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इनका क्या होना चाहिए बेटा? ट्रीटमेंट होना चाहिए। या फिर एफ्लुएंट इंडस्ट्री वालों को तो क्या होना चाहिए? जो भी इंडस्ट्री में जो भी कचरा निकल रहा है उसका क्या होना चाहिए बेटा? पहले उसको ट्रीट करो। ट्रीट करोगे तो क्या करोगे बेटा? जो भी वेस्ट है, प्लास्टिक है ना, जो भी वेस्ट है उसको हटाया जाएगा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी हैवी मेटल्स है, उनको हटा दो, है ना। उनको हटाने के बाद क्या करो बेटा? उस वाटर को किस में रिलीज करो? रिवर्स में रिलीज करो। क्यों? अगर डायरेक्ट इस वाटर को हम लोग रिलीज करेंगे तो हालत यमुना जैसी हो जाएगी। आपने देखा होगा, है ना, दिल्ली की लाइफलाइन बोलते हैं यमुना को, कितना ज्यादा उसमें हैवी मेटल, जिसके कारण आपको झाग दिखता है। क्योंकि डायरेक्ट 25 से 26 इंडस्ट्रीज क्या करते बेटा? डायरेक्ट जो भी इंडस्ट्री में पानी यूज होता है डायरेक्ट किस में डाल देती? यमुना नदी में डाल देती। तो मेन वाटर बॉडी में पहुंचने के पहले हम लोग को उस वाटर को क्या करना है? जो गंदा वाटर है उसको क्या करना है बेटा? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करना है? उसको ट्रीट करना है। ट्रीट करना किससे? जितनी भी गंदगी है वो क्या करना बेटा? पानी से हमको रिमूव करना। वही चीज आपसे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये तो आपने बना लिया होगा बेटा, है ना। ड्राई नीट डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, एल्वियोलाई का डायग्राम बनाना था। बहुत आसान है। एल्वियोलाई का रोल क्या होता है बेटा? गैसियस एक्सचेंज में हमको क्या करता है? मदद करता है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? लंग्स की। सेकंड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको बता चुका हूँ, है ना। आयरन है आपका, हीमोग्लोबिन जो वो किसका बेटा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो किसमें मदद करता है बेटा? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल था, है ना। ये भी बहुत बार हमने क्लास में डिस्कस किया है, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी हमने क्या किया बेटा? डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? 14, गिव 2 एग्जाम्पल एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन ऑल एनिमल्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है। तो इसमें आपसे क्या सवाल पूछा है कि एग्जाम्पल मेरे को बताओ ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिसमें बेटा सेक्स जो होते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होते। जेनेटिकली मतलब कि मेल में क्या क्रोमोसोम है, फीमेल में क्या क्रोमोसोम है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ह्यूमन में होता है ना, ह्यूमन में अगर XY क्रोमोसोम है तो मेल होगा, XX है तो फीमेल होगा। इसका आप लोग एग्जाम्पल याद रखो, मैंने क्लास में डिस्कस किया है और बताया है। मेरी जो क्लास है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें मैंने बताया इसका एग्जाम्पल। क्या है बेटा? क्रोकोडाइल हो गया। जितने भी आपके ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल क्या है? रेप्टाइल है। चाहे आपका टोर्टोइज हो गया, इनमें जो है ना, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनका सेक्स क्या है बेटा? जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। वो क्रोमोसोम डिटरमाइंड नहीं करते, बल्कि कौन करता बेटा? टेम्परेचर करता है। कौन करता है? टेम्परेचर। मतलब कि अगर कोल्ड टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर बेटा? कोल्ड टेम्परेचर है, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? मेल होगा। ठीक है ना। अगर वार्म टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर है, तो वार्म स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग क्या होगा बेटा? फीमेल होगी। ये चीज आपको याद रखना। बस आपको सिर्फ क्या करना था? एग्जाम्पल लिख देना था रेप्टाइल्स का। ये मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है कि इनका जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता, बल्कि किसमें डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा?
डिफरेंस बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द मेल एंड फीमेल, बच्चों वाला सवाल है ना। मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XY होता है, फीमेल का क्या होता है, XX होता है। उसी के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका ये केस स्टडी दिया हुआ है ना, उसमें क्या पूछा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ मिडिल एज पर्सन इज फेसिंग सम कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब कि जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। इन हिमसेल्फ हिज अर्ली सिम्टम इंक्लूडेड माइल्ड फॉरगेटफुलनेस, माइल्ड फॉरगेटफुलनेस मतलब उसको भूलने का थोड़ा सा बीमारी था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉरगेटिंग वेयर ही लेफ्ट हिज मोबाइल एंड फेलिंग टू फाइंड वर्ड्स टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। ये बेसिकली आपको है ना नर्वस सिस्टम की एक क्या दी हुई है बेटा, केस स्टडी दी हुई है ना। इसको पढ़ लेना, तो उसमें चीज बताया हुआ कि एक मिडिल एज पर्सन है जिसको किसकी बीमारी बेटा, थोड़ा बहुत चीजें क्या कर देता है, भूल जाता है। उसी के ऊपर आपको क्या किया हुआ है, सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। पहला सवाल क्या, व्हाट आर वॉलंटरी एक्शन, बच्चों वाला सवाल, वो एक्शन जो हम अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन, है ना। मैंने ये पेन पकड़ी, अपनी मर्जी से पकड़ी, जब तक पकड़े रहना मैं पकड़े रहूंगा। वॉलंटरी एक्शन जो मेरे कंट्रोल में है वही क्या कहलाते हैं बेटा, वॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। पहला आसान, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, तो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कौन करता है, याद रख लेना बेटा, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट बेटा, सेरिब्रम, वो क्या करता है बेटा, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेडुला, मेडुला क्या है बेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। मेडुला का काम क्या होता है बेटा, मेडुला सारे क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सीधा सीधा कल 3 घंटे की क्लास लिया, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्या किया बेटा, रिवाइज करवाया और डिस्कशन किया। इनवॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि हाइंड ब्रेन का क्या होता है, पार्ट होता है। इनवॉलंटरी एक्शन सर, वॉमिटिंग हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, सलाइवा बन रहा है, ये सारी प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। अगला, हाउ डू मसल्स मूव, मसल्स जो होती है एनिमल की कैसे मूव करती है बेटा, याद रख लेना, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। मसल्स के में क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तब जाके ही मसल्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। याद रख लेना, क्या पाया जाता है बेटा हमारे अंदर, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है ना। यही एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की मदद से है ना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, और एनिमल्स में जो मसल्स होती है वो क्या करती है बेटा, मूव करती हैं। तो बहुत बच्चों वाली क्या आई थी बेटा, केस स्टडी आई थी, ठीक है। अब अगली केसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ए और बी ऑप्शन दिया हुआ, कोई भी ए, या तो ए के तीनों सवाल करिए या तो बी के, तो ए पार्ट से हम दोनों करेंगे। देखते हैं ए पार्ट क्या दिया हुआ है, नेम एन ऑर्गन दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल इन ह्यूमन एंड ऑल्सो मेंशन द कंडीशन दैट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल क्या होता है बेटा, स्पर्म की बात कर रहा है ना। मेल जर्म सेल क्या होता है, स्पर्म की बात कर रहा है। ये कहाँ बनता है बेटा, टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनता है ना, टेस्टिस क्या करते हैं बेटा, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। फिर ये कहाँ जाता है बेटा, एपिडिडाइमस में जाता है, जहाँ मैचुरेशन होता है। क्यों टेस्टिस में बनता है, पता होगा आपका, जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है बेटा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है, पर टेस्टिस का टेम्परेचर कैसा बेटा, 2 से 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री क्या होता है बेटा, कम होता है। क्यों, क्योंकि टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर होते हैं। तो टेम्परेचर, स्पर्म क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर टेस्टिस का क्या है बेटा, हमारी बॉडी के मुकाबले 2 से 2.5 डिग्री कम है, इसलिए वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फेवरेबल होता है। वही चीज आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट द पाथवे फॉलो टू डिलीवर मेल जर्म सेल, मतलब वही स्पर्म, टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है बेटा कहाँ होता है सर, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब होती है, वहीं फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमको मेन पाथ बताना है, मेल जर्म सेल स्पर्म का पाथ बताना है ना, मेल बॉडी से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जहां फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले पाथ क्या होगा बेटा, देख लो, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, फिर टेस्टिस से स्पर्म कहाँ आएगा, एपिडिडाइमिस में। यहाँ एपिडिडाइमिस में क्या होगा बेटा, स्पर्म का मैच्योरेशन। फिर यहाँ से कहाँ आएगा बेटा, एक ट्यूब लाइक डक्ट होती है जिसको हम लोग वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। फिर है ना, ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे जिनका सिक्रीशन लेगा। फिर कहाँ आएगा बेटा, यूरेथ्रा में आएगा, है ना। फिर पेनिस के थ्रू बाहर, है ना, बाहर आएगा। तो फिर ये कहाँ जाएगा बेटा, फीमेल बॉडी पार्ट में जाएगा। फीमेल में कहाँ जाएगा, वेजाइना में जाएगा। वेजाइना के बाद कहाँ जाएगा बेटा, सर्विक्स में जाएगा। सर्विक्स के बाद कहाँ जाएगा, यूट्रस में, है ना। तो पेनिस यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म हो गया, वेजाइनस क्या शुरू हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यूट्रस से कहाँ जाएगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब। यही फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है। तो यही पाथ आपको क्या करना था बेटा, बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला, मेंशन द मेन फिजिकल फीचर ऑफ द मेल जर्म सेल दैट हेल्प इट मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। आपको पता है बेटा, मेल जर्म सेल जो स्पर्म होता है उसमें 3 पार्ट आपको पाए जाते हैं। हेड पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। इसमें से जो स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है, जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कौन सा पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है। उसी के बारे में आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अगर आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को मूवमेंट में कौन मदद करता है, दैट इज टेल ऑफ द स्पर्म। और न्यूक्लियस किसके पास रहता है, हेड के पास। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। तो ये 16 का ए पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा 16 का बी पार्ट। 16 का बी पार्ट क्या है, राधा हैज 3 चिल्ड्रन, सी डज नॉट वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन, राधा विजिट अ नियर बाय हॉस्पिटल टू नो द मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, है ना। राधा के पास ऑलरेडी क्या बेटा 3 बच्चे हैं, अब वो नहीं चाहती कि फर्दर प्रेगनेंसी हो या फिर बच्चे को कंसीव करे, है ना। तो इसलिए इसके लिए वो क्या क्या स्टेप ले सकती है ना, हॉस्पिटल जाके। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं। मेंशन द नेम ऑफ एनी 2 वेज अदर देन द सर्जिकल मेथड फॉलोइंग विच राधा कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना। और कौन से मेथड, है ना, यूज कर सकती अदर देन सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड दो होती है बेटा, आपको याद होगी। एक तो होती है वेसेक्टोमी, क्या होती है, वेसेक्टोमी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेल में होती, किसमें होती, मेल में। इसमें हम लोग वासा डिफरेंशिया जो होता है, वासा डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, ठीक ना। सेकेंड होती है बेटा ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है, इसमें हम लोग फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। तो ये 2 सर्जिकल मेथड होती है। तो इसमें बोला गया कि इनके अलावा और कौन सी मेथड होती है जो राधा क्या करे बेटा, यूज करे, जिसके कारण अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो पाए। बहुत सारी मेथड है ना। एक तो मेथड क्या होती है बेटा, निरोध का यूज करो, है ना। सेकेंड मेथड क्या होती है बेटा, एक टैबलेट होती है ना, माला डी पिल्स होती है, उसका यूज कर सकते हैं। और क्या होती है बेटा, एक IUCD होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस होता है, उसको क्या कर सकते हैं बेटा, इम्प्लांट करा सकते हैं वेजाइना में, है ना, यूट्रस में, उसको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये भी क्या होती है बेटा, ये ऐसी मेथड जो सर्जिकल मेथड नहीं है। तो इनमें से किसी भी 2 मेथड्स के बारे में आप लोग लिख सकते थे। फिर नेम द सर्जिकल मेथड, तो बता दिया वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। थर्ड, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो वायरस तो सबको पता है, जो एड्स होता है बेटा, एड्स कौन कॉज करता है, HIV वायरस, है ना। सेकंड आपको कौन सी STD लिखनी थी, पहले तो STD तो आपको पता होगा बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो एक तो एड्स हो गई जो वायरस कॉज करता है। सेकंड एक याद रखना था बेटा, सिफिलिस, सिफिलिस कौन कॉज करता है बेटा, बैक्टीरिया कॉज करता है। दैट्स इट, है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों ही आसान थे, दोनों में से आप कोई भी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब यहां से आपका केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू होता है ना। बायो हो गया, बायो में मेरे को ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा बेटा जो कि टफ हो। अगर आपने अच्छे से NCERT पढ़ी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो बायो जितने भी मार्क्स की आई थी, 30 मार्क्स की, आपके 30 आउट ऑफ 30 बायो में आने चाहिए अभी तक। ठीक है, अब मैं फर्दर केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्या करता हूँ बेटा, डिस्कस करता हूँ। आप देखना, केमिस्ट्री के लोग इतना हवा बना लेते, फिजिक्स का इतना हवा बना लेते, इतना टफ है, ये है वो है, पता नहीं कौन कौन सी बुक से सवाल करते। नहीं बेटा, NCERT कोर बुक है, उसी को ही आप फॉलो करो, उसी को ही प्रैक्टिस करो, उसी को ही बार बार पढ़ो, क्योंकि सवाल उसी से ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केमिस्ट्री का सेक्शन देखते हैं बेटा ना। अभी तक मेरे हिसाब से, है ना, आपने बायो किया तो आपके, मेरे हिसाब से अगर आपने अच्छे से किया तो 30 आउट ऑफ 30 स्कोर हो रहे होंगे, या तो एटलीस्ट आपने 1-2 मार्क्स का गलत किया तो 30 आउट ऑफ 28 तो फिर भी होने ही चाहिए। जिसके इतने मार्क्स आ रहे बेटा कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ, आप देखना बेटा एसिड बेस चैप्टर में एक ऐसा हरा कलर का टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, सोर्सेज लिखे हैं और उन सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है। बच्चों को मैं कल ही बोला, ये टेबल देख के जाना, पूछेगा, है ना। जनरली बहुत क्या होता है, आंट स्टिंग का पूछता है जिसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस बार क्या पूछ लिया, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, बचपन से पढ़ रहे हो, ऑक्सैलिक एसिड, देखते ही टिक मार दो। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मैंने सीधा सीधा उनको बोला था जब मैं, है ना, सॉल्ट्स के बारे में एसिड बेस में पढ़ा रहा था। मैं बोला एक सॉल्ट आप लोग जरूर याद रखना जो कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में काम आता है। क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। देखो कितना बच्चों वाला सवाल, है ना, आपने सुना भी है तो कराओगे।
अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन है, बच्चों वाला बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है सर, जिसमें एक बड़ा कंपाउंड क्या हो जाता है, हीट दो तो डिकम्पोज हो जाता है दो छोटे छोटे कंपाउंड में। कितने भी क्वेश्चन हम लोग ने इसके हजारों क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए बेटा, प्रैक्टिस किए हैं। तो डिकम्पोजिशन कौन है सर, KClO3, ये डिकम्पोज हो गया KCl और O2 में, तो ये तो है MgO प्लस H2O, नहीं ये तो कॉम्बिनेशन है। ये क्या बन गया, दो छोटे छोटे कंपाउंड मिलके एक बड़ा कंपाउंड बना रही है, तो कॉम्बिनेशन है, तो ये तो नहीं होगा। 2H2O, H2 और O2 में टूट गया, ये होगा इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसमें H2O किसमें टूट जाता है, H2 और O2 में, ये भी डिकम्पोजिशन है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या बेटा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, नहीं ये कैसा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कौन सा होगा, 1 और 3 ऑप्शन होगा, है ना, 1 और 3 ऑप्शन होगा, 2 और 4 ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये तो पढ़ाया हूँ बेटा कि जब भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है ना, मेटल कार्बोनेट जब भी किससे रिएक्शन करता है बेटा, ये सॉल्यूशन कुछ नहीं एसिड है, तो क्या बनाता है, ये मैं क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो यही सीधा सीधा पूछा है कि अगर मेटल कार्बोनेट है वो रिएक्शन करेगा X से, X इधर एसिड होगा बेटा, है ना, HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, है ना, ये मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड बना लेता है ना, सॉरी सॉल्ट बना लेगा। ये मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बना लेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस ये जो कार्बोनेट है ना, ये कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। और CO2 गैस जब भी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एफरबेरेंस बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग फिजिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। कई बार हम लोग ने क्या किया बेटा, पढ़ा है, ये भी बहुत है ना लप्पू सा क्वेश्चन था बेटा, आराम से हो गया। ये तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिक कराया था बच्चों, क्योंकि आयरन सल्फेट जो एक्टिविटी का सवाल है चैप्टर 1 की, पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो इस बार क्वेश्चन में ना पूछ के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया। तो ये जो आयरन सल्फेट का क्रिस्टल अगर हम लोग हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में तो क्या ऑब्जर्व होता है, अपन को पता है बेटा, आयरन सल्फेट क्या होता है, FeSO4.7H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। ये कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, हल्का ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट दोगे, तो सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे, दूसरा बेटा क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है, SO2 और SO3 गैसेस बनती हैं। और ये SO2 और SO3 गैसेस कैसी होती है बेटा, कलरलेस गैसेस होती है। कैसी होती है, कलरलेस गैसेस होती हैं। सल्फर जैसी स्मेल आती है इसमें से, जैसे आप पटाखा वगैरह फोड़ते हो ना, पटाखे में भी सल्फर यूज होता है, तो सल्फर जैसी पंजेंट तीखी स्मेल क्या होती है बेटा, आती है। और ये कैसा हो जाता है, पहले ग्रीन था अब कैसा हो गया, कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, कलरलेस हो जाता है। कौन सा होगा, अब कलरलेस गैस विथ नो स्मेल, नहीं स्मेल तो रहती है बेटा, पंजेंट स्मेल, सल्फर जैसे स्मेल रहती। अब ब्राउन गैस इज इवॉल्व, नहीं, कोई गैस का कोई कलर ही नहीं रहता है। अ ग्रीन कलर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है बेटा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाँ सही है, ग्रीन कलर का रहता है, फेड्स मतलब उसका कलर उतर जाता है। एंड ए गैस विथ अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व, बिल्कुल सही ऑप्शन। क्या होगा बेटा कि जब भी आयरन सल्फेट का क्रिस्टल जो कि ग्रीन रहता है उसको हीट करते तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है ना, कलरलेस हो जाता है। प्लस कलरलेस गैस SO2 SO3 गैस क्या होती है, रिलीज होती है विथ पंजेंट स्मेल। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा आपको किससे दिया बेटा, एक्टिविटी से दिया है। अगला, अ स्टूडेंट नोटिस हर सिल्वर ज्वेलरी टर्न डल एंड हैड अ ग्रे ब्लैक कोटिंग ओवर इट आफ्टर, है ना, हैविंग आफ्टर अ फ्यू मंथ, व्हाट रिजल्ट इन द चेंज इन कलर ऑफ द सिल्वर मेटल। तो सीधा सा बेटा ये किसका सवाल है, रस्टिंग का। आपको पता होगा बेटा, ज़्यादा देर तक अगर सिल्वर किस में रहती, मॉइस्चर में रहती, ऑक्सीजन में रहती, तो उसके ऊपर किसकी, ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है ना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग, जिसके कारण उसका सिल्वर का जो कलर रहता है फेड हो जाता है, चमकना कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये कलर चेंज ड्यू टू रस्टिंग। करोजन मत लिखना, करोजन नहीं होता, रस्टिंग होता है, जिसके कारण से उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, उस क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा, व्हेन Mg मेटल, Mg आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि Mg कैसा होता है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आता है, ऊपर आता है। अगर ऊपर आता है तो कैसा होगा बेटा, हाईली रिएक्टिव होता है Mg, है ना। उसमें Mg हम लोग वो रबड़ वाला भी रिएक्शन क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं, पहले चैप्टर के पहले ही पेज में क्या किया, दिया हुआ। जैसे हम लोग इसको हॉट वाटर से ट्रीट करते हैं तो स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, द रीजन फॉर इट। तो सीधी सी बात, अगर हम लोग Mg को किससे ट्रीट करेंगे बेटा, वाटर से,
हाईली रिएक्टिव, मेरे को पता है अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है, कल ही आपको बताया था कि हाईली रिएक्टिव मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है बेटा, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड। प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, H2 गैस रिलीज होती है। और अपन को पता है जब भी H2 गैस रिलीज होगी तो क्या बनते हैं बेटा, बबल्स बनते हैं। क्या रिलीज होता है, पॉप साउंड क्रिएट करता है। तो इन्हीं बबल्स की फॉर्मेशन की वजह से कि Mg आपको मैग्नीशियम क्या दिखता है बेटा, फ्लोट करता हुआ दिखता है। तो यही क्या था बेटा, यही आंसर था इसका। तो इसमें आपका कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। Mg रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। बहुत आसान सवाल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एसर्शन रीजन, है ना, एक ही एसर्शन रीजन इससे पूछा था। ये तो बच्चों वाला सवाल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कैटेनेशन। बिल्कुल सही। क्यों शो करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कैसी होती है बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होती है। तो ए सही, आर सही, और आर क्या है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे थे। इसका भी ऑप्शन क्या होगा, ए। जनरली क्या होता है बेटा, जब भी सीबीएसई एसर्शन रीजन के क्वेश्चन फ्रेम करता है तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो ऑप्शन रहता है ए रहता है। ए क्यों रहता है, क्योंकि कोई भी टीचर है बेटा क्वेश्चन आंसर बना रहा है, मेहनत कर रहा है, तो सोचता है कि फालतू रीजन वगैरह गलत ना लिखे, है ना, या फिर रीजन गलत एक्सप्लेन ना कर रहा हो एसर्शन को, ना इतना धोड़ के क्वेश्चन बना रहा है, एटलीस्ट ये सोचता है कि बच्चों को ये चीजें पता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं बेटा। 25 में वही चीज है ना, मैं आपको बताया था कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन, हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, है ना, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं उनको हम लोग हाई रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। तो जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके क्या बना देते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस रिलीज होती है। पर जितने भी लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, है ना, वो जैसे आयरन, इसमें कैल्शियम तो हाई रिएक्टिव है, पर आयरन क्या नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है तो उसकी रिएक्टिविटी कम, तो ये वाटर से ना रिएक्ट करके किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम से, है ना, वाटर गैस से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या बनाता है बेटा, ये जब भी रिएक्ट करता ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा बेटा, ऑक्साइड बनाएगा। तो कुछ नहीं करना था, आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन कराना था, है ना, स्टीम बोले तो H2O गैस फॉर्म में, और इसमें क्या कर देना था बेटा, आपको रिएक्शन करके बैलेंस रिएक्शन आपको लिख देनी थी। तो क्या बना लेगा, Fe3O4, आयरन ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग आपको आती है। इसमें कैल्शियम अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस रिलीज करेगा, H2। आयरन स्टीम के साथ ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दोनों में ही कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। अभी पिछला सवाल ही जिसमें मैग्नीशियम क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर से, तो कौन सी गैस रिलीज करता है, H2, जिसके कारण वो फ्लोट करता है ना। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या है, अटेम्प्ट ए और बी में से कोई भी आपको करना था। पहला, राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ वन मेटल दैट इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विथ नाइफ एंड ऐड वन नॉन मेटल दैट इज गुड। अरे बेटा कितनी बार पढ़ोगे, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो। सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, या फिर पोटेशियम, ठीक है। कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर, आपको पता है नॉन मेटल जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, पर कौन सा एक नॉन मेटल होता है, कार्बन या फिर ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट किससे मिलकर बना है, कार्बन। तो कार्बन क्या होगा बेटा, नॉन मेटल होता है। कार्बन ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। किसमें पाया जाता है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल आप यूज करते हैं ना उसमें थे, बहुत आसान। सेकेंड, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन हाउ Mg एटम कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड का सवाल, किसका बेटा, आयनिक बॉन्ड का सवाल। शॉर्ट में बता देता हूँ सर, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के बैलेंस सेल में सर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम चाहेगा कि मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना, तभी तो उसका ऑक्टेट पूरा होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत एनर्जी लगेगी, तो मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना। ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो कुछ नहीं होगा, दोनों की आयनिक बॉन्ड हो जाएगी। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन के पास, है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, एटॉमिक नंबर 12 होता है। पहले था बेटा 282, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर दिया, तब मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 28, ऑक्टेट पूरा हो गया।
ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका कन्फिग्रेशन पहले था 2,6 पर 2 इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर लिया, तो अब कन्फिग्रेशन क्या हो गया 2,8, दोनों का ही ऑक्टेट पूरा, दोनों ही स्टेबल, तो कंपाउंड क्या बनेगा MgO, जिसमें मैग्नीशियम ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन किया, तो ऐसा क्या बनेगा बेटा कंपाउंड। तो यही क्या था आयनिक बॉन्ड का सिंपल सा क्वेश्चन था NCERT का। ठीक है, और वाला देखते हैं, इसी को हर बच्चे को देखना है ना। एक बच्चा ऐसा भी होगा जो गांव में रहता है, उसके पास ये ऑनलाइन बाकी ये महंगी महंगी चीज़ों की सुविधाएं नहीं, महंगी महंगी बुक खरीदने की सुविधाएं नहीं, तो CBSE हर बच्चों को देखता है, तो एक बहुत अच्छा पेपर बनाता है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी, मॉडरेट पेपर बनाता है। और इस बार का साइंस का पेपर तो बहुत ही ईजी था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन ना, 26 का हमारा A हो गया, B पार्ट देखते हैं। गिव रीजन मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स शुड बी कन्वर्टेड टू दियर मेटल ऑक्साइड। ये मैं आपको बताया था है ना, मैंने बच्चों को भी कल क्लास किया तो बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ है ना जो ओर होते हैं उनको अच्छे से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल के 2 पेज दिए NCERT में, उनको अच्छे से करके जाना है। एक साइड फ्लो चार्ट बना है, एक साइड यही बना हुआ है जिसमें मरकरी का एक्सट्रैक्शन दिया और ये सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर दिया हुआ, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो सिंपल सा सवाल क्या पूछा है कि जो मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं उनको हम लोग पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। क्यों? क्योंकि बेटा जब वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो ईजिली हम उसको किस में रिड्यूस कर सकते हैं, मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं। जो मेटल हमको चाहिए हम लोग ईजिली उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में। फिर मेटल ऑक्साइड को हम लोग किस में रिड्यूस कर देते हैं, मेटल में, विद द हेल्प ऑफ कार्बन। ठीक है ना, कार्बन से रिएक्शन करते हैं और उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, जो हमको डिजायर्ड मेटल चाहिए उसी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। एग्जाम्पल भी आपको दिया, जैसे जिंक सल्फाइड है ना, इसकी रिएक्शन होगी, ये क्या हो जाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको, जिंक ऑक्साइड में। वैसे अगर है ना कोई मेटल कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिंक ऑक्साइड, और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो सबसे पहले चाहे सल्फाइड और हो चाहे कार्बोनेट, इनको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद इजिली हम लोग कार्बन की मदद से इनको क्या कर देते हैं, जो डिजायर्ड मिनरल्स है उसमें, जो डिजायर्ड मेटल है उसमें रिड्यूस कर देते हैं। यही आपको लिखना था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक। पता है आपको 2 टाइप की होती है, एक एल्यूमिनियम और जिंक। कैसी ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एसिड है ना के साथ भी बनाता है और बेस के साथ भी बनाता है, मतलब एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों बनाता है। जनरली क्या होता है, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक। पर एम्फोटेरिक जिसमें एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों टाइप की ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये भी बहुत आसान है। मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। क्यों? अभी बताया ना बेटा, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे मेटल्स कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं। क्या ये फ्री फॉर्म में, अगर मैं इसको इन्वायरमेंट में रख दूं, क्या फ्री फॉर्म में, इस फॉर्म में पाए जाएंगे, क्या फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे क्या इन्वायरमेंट में, कभी नहीं। रिएक्टिव है, किसी न किसी के साथ क्या कर लेंगे बेटा, रिएक्ट कर लेंगे। पर वहीं गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या करते हैं बेटा, इन्वायरमेंट में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं। इसमें भी वही लिखना था, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है ना, ये तो चैप्टर 1 का था बेटा। करोजन क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। रेंसिडिटी है ना, जब भी हम फूड पैकेट्स को पैक करते हैं उसमें N2 गैस डालते हैं ताकि रेंसिडिटी ना हो। रेंसिडिटी क्या होता है, अब कोई भी फूड पार्टिकल उसमें ऑयल होगा बेटा, अगर थोड़ा सा भी एयर गया तो फैट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, जिसके कारण से वो खाने का टेस्ट है और उसका जो सुगंध हो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, तो हमारे लिए खाने लायक नहीं बचेगा। तो उसी को रेंसिडिटी, बहुत आसान है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, Na2CO3 प्लस BaCl2 है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये मेटल इसको डिस्प्लेस करेगा, बेरियम इसको डिस्प्लेस करेगा, दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक लाइन लिखाना था एग्जाम्पल के साथ में, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान सवाल। अगला बेटा, मैं ये कल बच्चों को बोला था पढ़ के जाना। वैसे तो मैंने जितना भी पेपर आपको कराया, जितना भी पेपर है बेटा, 90 to 95% क्वेश्चन जो हैं या तो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, है ना। कल जैसे मेरी 3 घंटे की क्लास थी ऑफलाइन, तो उसमें बच्चों को मैंने डिस्कस किया 3 घंटे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। या तो मैंने GB ब्रेन्स चैनल पे आपको वीडियो दिख रहे होंगे मैराथन वाले, उसमें मैंने डिस्कस किए हैं। उसमें मैंने क्योंकि सारे क्वेश्चन NCERT और एग्जाम्पलर के ही सॉल्व कराए हैं। तो ये कुछ नहीं बेटा, ये क्लोर एल्कली का क्या है बेटा, डायग्राम। मेटल एंड नॉन मेटल में आप जाओगे तो ये उसी का क्या है बेटा, डायग्राम है ना। सॉरी, मेटल नॉन मेटल नहीं,
एसिड बेस एंड सॉल्ट में जब हम लोग सॉल्ट पढ़ते हैं कॉस्टिक सोडा, तो उसमें आपको एक क्लोर एल्कली प्रोसेस का डायग्राम दिखेगा, उसी का केस स्टडी आपको दिया हुआ। अगर आपको पता है कि सर ये एक्स गैस कौन सी है, वाई कौन सी है, जेड कौन सी है, अगर आपने डायग्राम अच्छे से पढ़ा तुरंत कराओगे, है ना। आपको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज तो कौन सी गैस रिसीव होती है, यहाँ क्लोरीन, है ना। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज तो यहाँ कौन सी गैस रिलीज होती है, H2। यहाँ हम क्या डाल रहे हैं बेटा, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, NaCl का एक्वा सोल्यूशन। तो हमको यहाँ क्या मिलता है, ZNaOH मिलता है, उसका एक्वा सोल्यूशन हमको यहाँ रिसीव होता है। मतलब वही आपसे सवाल पूछा, राइट द नेम ऑफ द गैसेस X एंड Y। तो X आपका Cl2 है, Y आपका H2। आपको पूरा दिया भी हुआ, क्या दिया है, इन द गिवन डायग्राम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो कैथोड एनोड से कनेक्ट किया, यहाँ बैटरी कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ए सब्सटेंस Z इज प्रोड्यूस, Z क्या है अपना, NaOH, along with evolution of gases X and Y। X क्या है, Cl2 गैस है, H2 Y क्या बेटा, H2 गैस है ना। When a burning matchstick is brought near the gas Y, it burns with a pop sound। पॉप साउंड मतलब समझ गए कि H2 गैस है, इससे भी कंफर्म हो गया। कुछ नहीं आ रहा तब भी आपको पता है कि Y क्या है, पॉप साउंड क्रिएट कर रही है, और जैसे ही बर्निंग फ्लिंट लेके जाओ आग लग रही है, मतलब ये H2 गैस ही होगी। वेयर एज X इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग, क्लोरीन आपको पता बेटा वाटर में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम क्या होता है बेटा, आता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। व्हेन, अब अगला क्या है, व्हेन X इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइन। X कहाँ है बेटा, ये अगर हम लोग Cl2 को किससे पास करते हैं, स्लेक्ड लाइन क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस A इज प्रोड्यूस। तो अपन को पता है ना बेटा क्या सॉल्ट बनेगा, सर CaOCl2। हमने जब क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हमको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। तो जैसे ही हमने Cl2 को ट्रीट किया किससे, स्लेक्ड लाइन से, क्या बन गया बेटा, CaOCl2 बन गया, ठीक है ना। प्लस H2O क्या हो जाता है बेटा, रिलीज हो जाता है। अब सवाल करते हैं, ये आपने इधर से सॉल्व कर लिया तो पूरा का पूरा सवाल आपसे हो जाएगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही देखते हैं अपन लोग। ये देखो जेड पे हमारा क्या बन रहा था बेटा, NaOH बन रहा था। अब इफ ए ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस जेड, तो जेड क्या है बेटा, NaOH। अगर मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डालता हूँ, NaOH क्या होता है, बेस, तो इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये भी बहुत आसान। इफ CO2 गैस इज पास थ्रू अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaCl, है ना, एक्वस NaCl का अमोनिकल सॉल्यूशन है, अगर मैं उससे CO2 गैस पास करूंगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा बेटा, याद रख लेना, कुछ नहीं बनेगा सर, अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्सेस में पास करूंगा तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट में हो जाता है। ये भी बहुत आसान था। अगला, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस A एंड राइट द बैलेंस केमिकल, वही जो मैं आपको कराया है ना, कि A सब्सटेंस क्या बनेगा, तो CaOCl2 बनता है। जब Cl2 रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करेगा बेटा, है ना, Cl2 है ना रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट किया रहा था अपन लोग, देखते इधर, है ना, हमने, अच्छा हाँ, Cl2 को हमने किससे रिएक्ट कराया था बेटा, स्लेक्ड लाइम से। तो हमारा A प्रोडक्ट बना था। A प्रोडक्ट क्या था बेटा, ये था CaOCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या था बेटा, ये ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर आपने क्लोर एल्कली का डायग्राम अच्छे से देख के गया, उसको थोड़ा भी स्टडी करके गया, तो आराम से आप लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये सब्सटेंस यही था ना, हाँ सही है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन भी इसकी लिखनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl है, एक्वा सोल्यूशन, क्या है, एक्वा सोल्यूशन, H2O में है, तो क्या बना देगा इधर, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। और ये तीनों प्रोडक्ट जो क्लोर एल्कली में बनते हैं, तीनों के तीनों ही कैसे बनते हैं बेटा, यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं। बाकी आप लोग इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग तो आती है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये भी बहुत 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 इजी क्वेश्चन था। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि क्लोर एल्कली इस साल पूछेगा, और पूछा। एक चैप्टर 1 में मैंने प्रेडिक्ट किया था चाइना डिश वाला, वो भी दूसरे सेट में पूछा हुआ, सेट 1 में पूछा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते बेटा। ये क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस पे स्टिक करो बेटा, NCERT। सिर्फ वही बुक है जो आपको अच्छे मार्क्स क्या कर सकती है, बोर्ड्स में दिला सकती है। देखना बेटा, जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी मल्टीपल बुक नहीं पढ़ते हैं। एक बुक दिया है NCERT, उसी को ही 10 बार पढ़ लेंगे। हम क्या करते हैं, 10 बुक को 10 एक बार पढ़ते हैं, है ना। तो ना ये बुक समझ आती, ना ये बुक, ना वो बुक, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए NCERT को पकड़ो, उसी को ही पढ़ो, उसी को ही प्रैक्टिस करो। पेपर हमेशा अच्छा जाएगा, और पेपर कभी भी टफ नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर, हर पेपर आपके लिए क्या होता है बेटा, ईजी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अटेम्प्ट आइदर ए, या तो ए पार्ट करना है या तो ये, और अगले पेज में बी पार्ट दिया होगा। अ कार्बन कंपाउंड पी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, ये क्या है बेटा? C2H6O क्या है याद रख लेना, ये कुछ नहीं C2H5OH है, ये इथेनॉल दिया हुआ, इसका AH इसमें जोड़ दिया, इसका जो H है इसमें जोड़ दिया है ना, उसको C2, इसको हम लोग C2H6O भी लिख सकते हैं, है ना, C2H5OH, कंफ्यूज मत होना। ये आपको क्या दिया हुआ बेटा? इथेनॉल दिया हुआ। इज फाउंड टू बी ट्रीटेड व्हेन टेस्टेड विथ लिटमस, है ना, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अ गैस दैट बर्न्स विथ ए पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विथ कंपाउंड पी। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इस कंपाउंड इथेनॉल को रिएक्ट करते किससे? सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो क्या बनता बेटा? आपको पता है इधर बनेगा C2H5ONA प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? पॉप साउंड के साथ H2 गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को जो समझ आया मैंने कर लिया। अब समझते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड पी, पता है बेटा कंपाउंड पी क्या है? इथेनॉल है, सही। द कार्बन कंपाउंड पी इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 at 4। ये तो मैं बच्चों को 1000 बार बोला हूँ कि ये सवाल आएगा ही आएगा, 5-6 साल से बार बार यही पूछ रहा है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं 2 सेकेंड इसको इरेज कर दूँ ना, कि अगर मैं क्या करता हूँ किससे? कार्बन का ये पी जो है इथेनॉल, है ना, ये जो आपका पी है C2H5OH, इसकी रिएक्शन किससे करता हूँ बेटा? हीट करता हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4। किससे हीट करता हूँ बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4। और मेरे को पता है सर कंसंट्रेटेड H2SO4 तो कैसा एजेंट होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बोले तो पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा बेटा? पानी। तो 443 केल्विन और कंसंट्रेटेड H2SO4 में करूंगा तो एक H इससे और एक ये OH इससे, ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा? C2H4, बोले तो एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन, या फिर बोले तो इथीन बन जाता है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है बेटा? बन जाएगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो पानी निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कीन बनाने की। फिर सेकंड क्या पूछा? व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड? बता दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है सर? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कराएगा? लॉस कराएगा। अगला रिएक्शन, व्हाट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व ऑन हीटिंग कंपाउंड पी विथ इथेनोइक एसिड? ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये तो बचपन से पढ़ते हैं बेटा कि अगर मैं C2H5OH को हीट करूंगा CH3COOH इथेनोइक एसिड से, तो कौन सी रिएक्शन होगी? ईस्टरीफिकेशन। क्या बनेगा बेटा इधर, है ना, CH3COOC2H5 क्या बनेगा बेटा? ईस्टर बनता है, जिसको हम लोग RCOOR लिखते हैं। ठीक है ना, क्या बनता है? ईस्टर। इसी की स्मेल कैसी होती है बेटा? स्वीट स्मेल होती है, जो है ना कफ सिरप वगैरह में यूज होती है। तो कुछ नहीं पूछा बेटा आपसे, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन पूछी हुई तो प्रॉपर आपको रिएक्शन लिख देना। तो आपको पता है ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन किस में होती है बेटा? रिवर्सिबल डायरेक्शन में होती है ना, एसिड की प्रेजेंस में, है ना। एसिड एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, दिखने में ऐसा लग रहा है अरे बाप रे क्या हो गया, पर बहुत आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इसी का ही बी पार्ट है, या तो आपको ए पार्ट करना था या बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। सर C6H6 बना देता हूँ सर, ये रही बेंजीन, है ना, और ये रही इसकी अल्टरनेट बॉन्ड, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है। स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन और C4 नेगेटिव। कई बार मैं आपको बताया हूं जब भी मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन पढ़ाया हूं आयनिक बॉन्ड कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लॉस कर सकता है? 3। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम गेन कर सकता है? 3। ना 3 एटम से ज्यादा लॉस हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लॉस हो सकता है, ना 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा गेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करना हो चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करना हो। और कार्बन क्या है बेटा? कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके बैलेंस शेल में क्या होता है? 2,4। अब अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? या तो गेन करे या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 2 में आए।
पर कार्बन न 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, न 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। चारों की चारों क्या बनाता है बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कैसी बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज नहीं करता है। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे चाहे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है बेटा, लगती है। यही रीजन आपको लिखना था। थर्ड क्वेश्चन का विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, अभी बताया बेटा कार्बन कैसी बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसी बॉन्ड बनाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो याद रख लेना, आप कोई भी एलिमेंट लिखो, चाहे CH4 लिखूं, तो कार्बन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है। कितनी बॉन्ड बनाता है, 4, और चारों कैसी होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं। वही आपसे पूछा हुआ है। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, पता चल जाता। हाउ इज इथेनॉल कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। सिंपल है सर, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, है ना, उसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, CH3COOH। तो किससे कन्वर्ट करूंगा बेटा, सर ऑक्सीडेशन कराऊंगा। मैं पढ़ाया था कि अगर कभी भी आप लोग एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड फिर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड। तो याद रखो, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो एसिड बनता, अगर मैं एसिड का रिडक्शन करा दूंगा तो एल्कोहल बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, बताया था एसिडिफाइड, है ना, K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMNO4, इनकी प्रेजेंस में क्या होगी बेटा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जिसमें इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बेटा, ये ईस्टर है, ये NaOH है, ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, मेरे वीडियो में देखना, है ना, कार्बन एनालिसिस कंपाउंड की मैंने वीडियो डाली हुई है मैराथन, उसमें देखना लास्ट के 15-20 मिनट में मैंने रिएक्शन पढ़ाई, उसमें यही सेम रिएक्शन पढ़ाई, ऑक्सीडेशन भी पढ़ाई, सारी रिएक्शन मैंने पढ़ाई, एडिशन रिएक्शन की ये पूछी जा सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ये रुको, ये COO नेगेटिव और ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, कुछ नहीं बनेगा बेटा, सोप बनेगा, CH3COO Na, ये क्या होता है बेटा, सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, प्लस क्या बनेगा, इथेनॉल या फिर ग्लिसरॉल बनेगा, C2H5OH क्या होता है बेटा, बनता है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत आसान रिएक्शन थी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की, NCERT की प्रिपरेशन की है, अभी तक हमने क्या की बेटा दोस्तों ना, 30 नंबर की क्या हुई बेटा, बायो पूछी गई है ना, 25 मार्क्स की क्या पूछी गई है, केमिस्ट्री, है ना। तो अभी तक किसी भी बच्चे का जिसने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया तो उसका स्कोर कितना होना चाहिए बेटा, 55 मार्क्स होना चाहिए। किसमें, 55 में से। बाकी बचे अब क्या है बेटा, 25 मार्क्स के फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। तो मेरा जो है ना सेक्शन था बेटा, बायोलॉजी का था और केमिस्ट्री का था। फर्दर आपको गुंजन मैम आएंगी जो क्या करेंगे बेटा, आपका फिजिक्स का पोर्शन क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहे बेटा, और हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल GB ब्रेन्स, उसको क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। उसमें आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ उसमें आपको मिलता रहेगा। प्लस अभी आप लोग का सोशल का पेपर बचा है बेटा, है ना, तो आप लोग का सोशल का जो मैराथन है मैं ही करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो ये पेपर था आज का, जैसा भी है, बहुत लोग का अच्छा भी गया है, बहुत लोग का हो सकता है नर्वसनेस के कारण ख़राब भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास 2 पेपर और है, हिंदी और एक आपका सोशल, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा जैसे साइंस का पेपर हमने जो डिस्कस किया, जो बताया, हमारा मेन फोकस NCERT पे था, उसी से ही सवाल बने हैं, वहीं से ही आया है। तो अब हम लोग कोशिश यही सोशल साइंस में भी करेंगे कि जो भी हम लोग डिस्कस करें, है ना, जो भी मैराथन लूँ मैं, जो भी PYQ डिस्कस करूँ, उसी से ही क्या हो, सवाल बने। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर, हमारे साथ जुड़े रहें GB ब्रेन्स चैनल पे। तो अब फर्दर आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी मैम आएंगे जो आपका फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ गुंजन मैम। हम लोग करते हैं फिजिक्स और मैथ्स। तो फिजिक्स के बहुत ज़्यादा कंसेप्ट मैं आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाई थी, पर जितने पढ़ाए थे उसमें सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो सर ने तो आपको 50 आउट ऑफ 50 का, 55 आउट ऑफ 55 का कंसेप्ट क्लियर करवा दिए। अब मेरी बारी है, हम लोग डिस्कस करने वाले फिजिक्स का। तो देखो, फिजिक्स में आप लोगों को मैंने जितना बताया था, जितने हम कंसेप्ट पढ़े हुए थे, सेम उसी कंसेप्ट पे आया था। अगर हम बात करें पेपर्स की, तो पेपर का कंसेप्ट आउट ऑफ सिलेबस कहीं से नहीं गया इस बार। जितना कंसेप्ट था हमारे NCERT को अगर हम अच्छे से करते तो पूरा डिटेल कंसेप्ट आया था, ठीक है। चलो फिजिक्स सेक्शन से शुरू कर रहे हैं हम, और पार्ट हमारा वही है।
1 मार्क का क्वेश्चन था, बोला है किस इस ऑप्शन में से कौन सा नेगेटिव मैग्निफिकेशन आपका होगा। क्या बोला उसने, आपको इन ऑप्शंस को चूज करना है जिसमें से कौन सा एक आपको नेगेटिव मैग्निफिकेशन देगा और ग्रेटर देन 1 देगा। तो मुझे बताओ एक चीज बेटा लोग कि आप लोग जब भी मैग्निफिकेशन की बात की थी तो मैग्निफिकेशन अगर मैं कॉनकेव के लिए बात करती, किसके लिए, कॉनकेव की, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता ही है, इक्वल टू भी होता है ये हमारे पास में, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन भी होता है, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, रियल और इन्वर्टेड भी बनाता है। यहीं पर अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो वो तो हमेशा लेस देन 1 होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। और अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट था जो ग्रेटर देन 1 का कंसेप्ट दे रहा था, कौन सा, कॉनकेव मिरर। और अगर मैं कॉनकेव मिरर के नेचर की बात करूं तो इमेज ऑलमोस्ट टाइम कैसी देता है, वो रियल और इन्वर्टेड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहां से आप अगर अपने ही कंसेप्ट को रिकॉल करते तो आपका आंसर आ जाता है। ये 1 मार्क हमारे डन हो जाते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है थिन बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ फेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। आपको पता है, मैंने कल ही बोला था कि हमारे पास में अगर प्रिज्म है, प्रिज्म व्हाइट लाइट को क्या करता है बेटा, रिफ्रैक्शन पे काम करता है। तो ये व्हाइट लाइट को कितने कलर में तोड़ देता है, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूट्स कलर में तोड़ देता है ना, 7 कॉन्स्टिट्यूट्स कलर्स में तोड़ देता है। और इसमें सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है, सबसे ज्यादा फैलता कौन था, तो हमने बताया था विबग्योर का कंसेप्ट चला था, विबग्योर। और आप लोगों को मैंने बताया था रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है, सबसे कम फैलती है, इसीलिए हम सिग्नल्स पे रेड लाइट का यूज करते हैं, डेंजरस साइन में रेड लाइट का यूज करते हैं या रेड कलर का यूज करते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती है बिना डेविएट हुए। तो आप लोगों को क्या बोला था बेटा, उसने यहाँ पर ये अब हमारा विबग्योर का इस तरीके से कंसेप्ट हुआ, ठीक है। उसने बोला कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सीक्वेंस का कलर्स के, अगर आप ले रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम पे जाना है, तो टॉप से बॉटम जाऊंगी तो मेरे पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, I फॉर इंडिगो एंड V फॉर वायलेट, ठीक। अब आपको टॉप से जाना था बेटा, तो टॉप पे कौन सा आएगा, रेड कलर आ रहा था, तो यहां से रेड कलर के 2 ऑप्शन है, ये तो वैसे ही कट हो गए, ये 2 तो आपके वैसे ही कट हो गए। अब रेड के बाद में ग्रीन आ रहा है कि येलो, तो देखो ग्रीन नहीं आ रहा, ऑरेंज आ रहा है, तो ऑरेंज का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हटा दो। इसके बाद में कौन सा आ रहा है बेटा, येलो, तो सेकंड ऑप्शन विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको इस तरीके से देखना था, आराम से इसको क्वेश्चन कर लेते, 1 मार्क आपके पूरे क्लियर हो जाते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, आपको असर्शन रीजन बताना है। असर्शन में आपको ये दे रखा था, मैंने आपको एक यहाँ से बताया था हॉर्स शू वाला मैग्नेट, है ना, हॉर्स शू पे हमने काम कर रखा था, कंडक्टर को हमने यहाँ पर लाई किया था। तो क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हम एक्सर्ट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो सेम ही रहता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि करंट को बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा और करंट को कम करेंगे तो फोर्स भी कम होगा। यहीं पर ये मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा, ये दोनों के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज्यादा करोगे तो फोर्स भी सेम अप्लाई करेगा, यानी कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर मैंने इसको कम किया तो ये भी फोर्स भी कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कम करने से सेम करंट के साथ भी होता है। तो अब आपने क्या बोला, अब आप दोनों को, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिवर्स कर रहे हो, तो भैया अगर आप इन दोनों को रिवर्स कर रहे हैं तो फोर्स में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 क्वांटिटीज है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इन दोनों में किसी भी तरीके का चेंजेस मत लेके आओ, तो फोर्स तो आपका कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो उसने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी या 3 है आपके, फोर्स ये 3, फोर्स हो गया, करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, किन्हीं भी 2 में चेंज लाना तीसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी तरीके का चेंज नहीं आएगा आपके पास में। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपने बोला था मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स के बारे में बात कर रहे हो, वो सेम रहेगा हमारे पास। क्या रहेगा, फोर्स सेम रहेगा हमारे पास में। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और करंट को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो हाँ ये तो कंसेप्ट ट्रू था आपके पास में, ठीक। अब उसने क्या बोला, ये जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर की, एक्सटर्नल फोर्स की, उसको आप डिटरमाइन करेंगे कंपास से।
कंपास से हम डायरेक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं? हम तो क्या यूज करते थे बेटा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे। तो आप यहाँ पर तो फोर्स की बात कर रहे हैं, और फोर्स हम किससे मेजर कर रहे थे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ। हाँ, ये फॉल्स हुआ, तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, विच इज ऑप्शन सी। A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता था तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आप, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एंगल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे काम करना है, स्नेल्स लॉ काम करना है बेटा यहाँ पर। अब आपके पास में इंसिडेंट एंगल चाहिए, क्योंकि आपने क्या बोला है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताना है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है आपका। ए के बिहाफ पे √3 दे रखा है। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने मुझे क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब म्यू U2 की वैल्यू दे रखी है आपके पास में कितनी? √3। और अगर हम निकालेंगे तो बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन I अपॉन में साइन R, यही होता है हमारे पास में। अब मुझे बताओ, ये तो 30 डिग्री है, और ये पूरा टोटल कितना होना था? यहाँ से यहाँ तक 90, तो 30 में से 90 गया तो कितना बचा? 60। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलके ही एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती थी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आ गया बेटा आपके पास में? एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया मेरे पास में 60, साइन 60 आ गया, होल डिवाइडेड बाय साइन R। अब मेरे पास में ये बताओ, साइन R को हम इधर लेके आ जाते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल आके होके आ जाएगा। तो साइन R इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1/2। और साइन कितने डिग्री पे हमारे पास 1/2 देता है? अगर आपने मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कितना डिग्री हो गई है? 30 डिग्री। तो R की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में? 30 डिग्री हो जाएगी। तो आपसे वही पूछा था कि आप मुझे बताओ कि कैलकुलेट करना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास में? 30 डिग्री आ गया। आंसर इतना छोटा सा आपको कैलकुलेशन करके आना था, बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, तो आपको इतना लिख के आना था। नेक्स्ट, ए और बी में से अटेम्प्ट करना, मैं दोनों बता देती हूँ। फोकल लेंथ आई की किस तरीके से चेंज होती है जैसे जैसे आप डिस्टेंस को देखते हैं, अल्टर्ट करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों को मैंने ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में बताया था पावर ऑफ अकोमोडेशन, है ना, उसके डायग्राम के साथ में मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम भी लिया था, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं रखा हुआ है, इन्फिनिटी या बहुत दूर पर कहीं रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वहां से लाइट रेज जब आएगी बेटा, तो लाइट रेज कैसे आएगी हमारे पास? लाइट रेज आएगी पैरेलल। अब जब लाइट रेज पैरेलल आएगी तो कॉर्निया से आएगी हमारे पास लेंस में। अब यहाँ पर होती है हमारे पास में मसल्स, सिलियरी मसल्स। ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये क्या होती है बेटा? रिलैक्स्ड हो जाती है, तो लिगामेंट टाइट हो जाता है। यहाँ जो लिगामेंट था वो क्या हो रहा था? टाइट हो रहा था, स्ट्रेच हो जाता है, जिससे लेंस खिंच जाता। लेंस खिंच जाता इट मीन्स हमारे पास में जो लेंस हो जाता, ये कैसा हो जाता बेटा? लेंस हमारे पास में किस टाइप से हो जाता? तो हमारे पास में ये थिन हो जाता। कैसा हो जाता? थिन हो जाता। थिन हो जाने से इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाती है हमारे पास में? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना। फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और वो इजीली फिर क्या कर लेता है? कन्वर्स कर देता है। हमारे पास लाइट रेज आएगी, अब ये क्या कर लेगा? यहाँ पर रेटिना पे इसको कन्वर्स करके इमेज बना देगा। यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट पास होता तो मैंने आपको बोला था इसका जस्ट उल्टा कर देना, बिकॉज लाइट रेज कैसे आएंगी बेटा? लाइट रेज जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आएगी तो ये डाइवर्स होते हुए आती थी। अब डाइवर्स होते आएगा तो इसको कन्वर्स करना पड़ेगा। कन्वर्स करने के लिए सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे लिगामेंट रिलैक्स्ड हो जाता है, और लेंस क्या हो जाता है बेटा? थिक हो जाता है। लेंस थिक हो जाता, लेंस थिक हो जाने से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती? डिक्रीज हो जाती, और वो इजीली यहाँ पर क्या करता? रेटिना पे इमेज फॉर्म कर सकता था। यही पॉइंट्स मैंने आपको कल भी या जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताए थे। 2 मार्क का क्वेश्चन था, आप आराम से एक्सप्लेन करके आ सकते थे ये 2 कंसेप्ट्स को। फिर आपसे पूछा सीधा क्वेश्चन मायोपिया से लेके कि मायोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्यों किया जाता है। तो मायोपिक पर्सन को नियर बाय ऑब्जेक्ट तो अच्छे से दिखता है, दूर ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, ब्लर विजन हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया था क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका जो आई लेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा? आई बॉल जो होता है, आई बॉल बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, सॉरी शॉर्ट हो जाता है हमारे पास में। शॉर्ट हो जाने से इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? फोकल लेंथ हमारे पास में बढ़ जाती है, जिससे इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है? मतलब हमारे पास में जो ये लेंस होता है, हमारे पास लेंस कैसा हो जाता है बेटा? लेंस बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। थिक हो जाने के कारण ये क्या करता है? हमारे पास में आई में
जब लाइट रेज आ रही होगी दूर से कहीं, तो वो उसको पहले ही कन्वर्स कर दे रहा था। क्या कर रहा था? पहले ही कन्वर्स कर दे रहा था, रेटिना तक जा ही नहीं पा रहा था। इट मीन्स इसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसको डाइवर्स करते लाए, और डाइवर्स करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर, सॉरी कॉनकेव लेंस का यूज करते थे यहाँ पर। तो बस ये हमको लिखना था, हमने कल डिस्कस भी किया था इस पर। देन फिर आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लिखना था। अच्छा, मैग्निफिकेशन देख के आप लोग ऐसे तो नहीं हुए ना कंफ्यूज कि हाँ मैग्निफिकेशन लिखा है तो हम सीधा मैग्निफिकेशन लिख दें। आपको लेंस का फॉर्मूला, उस लेंस के नाम बताना है और पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाए। तो लेंस हमारे पास में दो टाइप के थे, एक तो था कॉनकेव और एक था बेटा कॉनवेक्स। अगर मैं दोनों की इमेज बताऊं तो सिर्फ अगर कॉनकेव की बात करूं तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। कैसी इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। और इसकी एक और कंडीशन, ये मैग्नीफाइड बनाता है या हाईली मैग्नीफाइड बनाता है, यानी बहुत ज्यादा लार्ज इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है। तो आपको कैसी चाहिए? वर्चुअल चाहिए। और कैसी चाहिए? सॉरी, मैग्नीफाइड नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है हमारे पास में? डिमिनिश बनाता है। कैसी बनाता है बेटा? डिमिनिश इमेज बनाता है हमारे पास में, पॉइंट साइज इमेज बनाता है। तो आपको इमेज यहाँ पर लेंस का नाम बताना था और कैसा बताना था? वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनाना था। तो वर्चुअल तो ये बना रहा है कॉनकेव, पर ये मैग्नीफाइड नहीं बना रहा है। ये कैसी बना रहा है? डिमिनिश इमेज बनाता है। तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है परपेंडिकुलर। यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है और लेंस कौन सा दे रखा है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है बेटा, +20 सेंटीमीटर हो जाता है। ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है? 30 सेंटीमीटर, मतलब आपको यू दे रखा है, कितना है? -30, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है तो -30 होता। अब लेंस फॉर्मूला का यूज करना है, तो लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v -1/u। यहाँ से करते तो ये 1/20 होता, 1/v माइनस 1/-30 तो ये +30 हो जाता। अगर आप इसको लेके आते हैं तो 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम ले लेते, 20 30 का 60 आता, तो ये होता 3 - 2 दैट इज 1/60। 1/v की वैल्यू आ गई 1/60। v कितना आ गया बेटा? 60। पॉजिटिव है तो हमारे पास में इमेज कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी हमारे पास। और कैसी बनेगी बेटा? तो कैसी बननी है? मैग्नीफाइड इमेज बननी है। अगर आप इसका मैग्निफिकेशन निकालते तो मैग्नीफाइड इमेज बनता, बिकॉज इसका मैग्निफिकेशन अगर आप निकालोगे तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? v/u होता है। v कितना दे रखा है? 60, u कितना है? 30, डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 2, पॉजिटिव 2 आ रहा है, जो कि 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है, तो कैसी इमेज बनना है? मैग्नीफाइड इमेज बनना है। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन होता है इसका। अगर आप लोगों ने इसको करा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोगों के फुल मार्क्स होते हैं। और इस बार सीबीएसई ने भी हमारे पास में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं दिए, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बना के दिए हैं। इस बार का लेवल फिर भी बहुत इजी लेवल है। क्वेश्चन नंबर 36, स्कैटर ऑफ लाइट क्या होता है भैया? हमारे पास इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो जब लाइट रेज आती है तो लाइट रेज इन डस्ट पार्टिकल से क्या होती है? फैलती हुई आती है ना, कंटिन्यूस अपना पाथ चेंज करती है, बदलती जाती है, तो इसको स्कैटर ऑफ लाइट बोला था। बस स्कैटर लाइट डिफरेंट क्यों होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से? तो स्कैटर में क्या होता है बेटा? जब लाइट आ रही होती किसी एक सोर्स से, तो वो डस्ट पार्टिकल के कारण क्या होते हैं? अपने पाथ को चेंज कर लेती है और वो फैलते हुए आती है। जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से आता है बेटा? हमारे पास स्मूथ सरफेस पे आता है, तो जितनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आती है, लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है और टकराने के बाद हमेशा पैरेलली ही चली जाती है, इमेज फॉर्म कर देती है हमारे पास। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? दोनों के बीच में डिफरेंस ये था बेटा हमारे पास में कि लाइट रेज कैसी आती है? पैरेलल आती है और बाउंस बैक हो जाती है। ये स्कैटर नहीं होती, फैलती नहीं है, ये क्या होती है बेटा? जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में चली जाती है। दूसरा क्या? दूसरा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है बेटा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो होते हैं ना, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सभी एक ही पॉइंट पे लाई करती है, एक ही प्लेन पे लाई करती है। बट यहाँ पर अगर मैं स्कैटर की बात करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, है ना, ये तो बिल्कुल फैलती हुई रहती है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में आप पॉइंट्स में डिफरेंस बता सकते थे, आराम से आ जाता। फिर वीआई ग्राफ बनाना था, सबसे इजी था, ये तो आपको पता होना चाहिए वीआई ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर हमको आई लेना था और ये होता वीआई ग्राफ ऐसे ही बनाता है। एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम करंट को लेते हैं। अब करंट मेरे पास में डेसिमल में चल रहा था तो मैं इसको ऐसे ले लूँ 0,
0.5, एक अप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ, है ना, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, अगेन आप ऐसे लेते तो 2.5 होता, फिर ये 3 होता, 3.5 ऐसे ले लेते आप इसको। यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 ले लूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपके पास में क्या दे रखा था 0.4, तो यहाँ पर कहीं होता है 0.4 और 1.2, मतलब यहाँ पर, तो इन दोनों को मिलाते तो एक पॉइंट कहीं यहाँ पर मिलना होता हमारे पास में। फिर क्या था 0.8 यहाँ कहीं आता, और फिर चल रहा था 2.4, मतलब इन दोनों को मिलाते तो यहाँ कहीं बन रहा होता मेरे पास में। फिर 1.2 और 3.6, 1.2 यहाँ कहीं होता और 3.6 यहाँ कहीं होता मेरे पास में, इन दोनों को मिलाते तो लगभग यहाँ पर कहीं पॉइंट बन रहा होता, है ना। इस तरीके से आपने बनाया होगा। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है क्या मेरे पास में, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाती है, क्लियर। तो वी आई ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद में उसने क्या बोला था, कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। अब V कितना दे रखा है बेटा, V अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो तो V अपॉन में I होगा। अगर वोल्टेज आपने बोला 1.2, तो करंट कितना चल रहा था इसके लिए 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटा देते तो कितना ओम्स आता, 3 ओम्स आता। एज इट इज यहाँ पर देख लो 2.4 अपॉन में 0.8, पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट हटा दो तो 24/8 कितना होता है बेटा, ये भी तो 3 ओम्स का ही रहता। तो रेजिस्टेंस कितना आता है इस रेजिस्टर का, 3 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता। बस देखो कितना इजी था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था वीआई ग्राफ के लिए। आपको अगर ग्राफ प्लॉट करता था तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए सेम है, कुछ बच्चों के हो सकता है सेट्स में अलग अलग आए भी थे, पर ये बाकी के क्वेश्चन सेम ही थे। एक 35 वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफरेंट आया था, बाकी ये सारे सेम है। 38 में क्या बोला, स्वाति क्लास 10th के स्टूडेंट्स है, वो ऑब्जर्व करती है कि जब भी वो फ्रिज के पास से निकलती है अपने किचन के, तो वो फील करती है हीट। ऑल्दो वो उसके फ्रिज के अंदर की चीज़ें तो ठंडी, आपको भी पता है तो कि फ्रिज के अंदर तो होता है चीज़ें ठंडी होती है, पर बाहर उसकी हीट प्रोड्यूस होती है। तो किसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है हमारे पास में, तो भैया हमारे पास में ये जो हीट्स है, ये हीट किसके कारण हो रही है, रेफ्रिजरेटर वर्क इस तरीके से करता है कि वो अंदर की जितनी भी हीट होता है, कॉइल, उसके पीछे कॉइल्स लगी रहती है बेटा, तो एक कॉइल क्या करती है, बाहर हीट को फेंक देती है हमारे पास में। तो किसके कारण अगर हम बात करें किसके कारण है, तो एक कॉइल जो होती है ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही होता है। बिकॉज ये ठंडा और गर्म होने का चांसेस कब तक होगा, जब तक आप करंट फ्लो करवाएंगे उसमें, तभी। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस पर काम करता है ये। नेक्स्ट इसका हमारे पास दे रखा था बी ऑप्शन, अगर करंट आई फ्लो कर रहा है आपके रेजिस्टेंस में, आर रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ओम्स लॉ अप्लाई करके आपको फॉर्मूला लिखना था हीट का। तो आपको हीट लॉ का फॉर्मूला मैंने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया था, मैंने बोला था ना 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो देखो 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर उसने दे दिया किसके फॉर्मेट में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला। हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक ही फॉर्मूला होता है I² × R × T, बस, ठीक है, I² × R × T। बट किसके फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना था, ओम्स लॉ के बिहाफ पे फाइंड करना था। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू कितना होता है, I × R होता है हमारे पास में। तो I × R की जगह हम क्या लिख सकते थे, ये इसको ऐसे लिखते हैं I × R × T, ऐसे लिख सकते थे क्या आप इसको, क्योंकि I का स्क्वायर था। तो हीट इज इक्वल टू क्या होता, V × I × T, ये आ गया फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ। आगे समझ में, देखा कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था उसने आपको जैसे बताया। फिर कोई 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताने हीटिंग इफेक्ट के, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से होगा, या तो इलेक्ट्रिक हीटर लिख दो, आयरन लिख दो, ये सारे क्या ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ही तो हैं। गीजर लिख सकते थे, माइक्रोवेव्स लिख सकते थे, ये सब किस पे काम करते हैं बेटा, ये हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करते हैं, बस आपको उसके नाम लिखना था। देन फिर आपको कमर्शियल यूनिट बताई थी मैंने, इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है हमारे पास में 1 किलोवाट आवर्स में। मैंने आपको बताया था ना, हमारे घर में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से जो बिजली का बिल जनरेट होता है वो यूनिट के फॉर्मेट में देता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 किलोवाट आवर। ये हमारी इलेक्ट्रिकल या कमर्शियल एनर्जी होती है या यूनिट होती है। किस में करना था, जूल्स में, तो 1 किलोवाट आवर्स की वैल्यू कितनी होती है 3.6 × 10⁻6 जूल्स होती है। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि मैंने लास्ट में ऑफलाइन क्लासेस भी ली थी, तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मैंने उनको ये कंसेप्ट बता भी दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ये सेट 3 के लिए बेटा, बाकी सबके लिए अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं।
है ना। यहाँ पर जो सेट 3 वाले बच्चे थे उनको बार मैग्नेट कैसे होते हैं, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप में एक बार मैग्नेट होता है, हमको पता है, जिसका एक पोल नॉर्थ पोल होता है और एक पोल होता है साउथ पोल। अब हमें पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती है बेटा, कर्व, क्लोज कर्व बनाती है और नॉर्थ से निकलती है और कहाँ जाती है, एंटर कहाँ करती है, साउथ में। नॉर्थ से एग्जिट करती है और साउथ में एंटर करती है। और इनसाइड द मैग्नेट ही कैसी चलती है, साउथ टू नॉर्थ और पैरेलल चलती है, हमने ये पढ़ा था। अब आपसे क्या बोल रखा है यहाँ पर, ये 2 मैग्नेट है आपके पास में, इन 2 मैग्नेट की अगर बात करूं तो एग्जिट कहाँ से कर रही है बेटा, देखो एग्जिट कहाँ से कर रही है, हमारे पास में एग्जिट इस पॉइंट से कर रही है, तो हो ना हो ये पॉइंट मेरे पास में नॉर्थ पॉइंट होगा और यहाँ से एंटर कर रही है, मतलब ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये कौन सा होगा, जहाँ से एग्जिट कर रही है तो ये होगा नॉर्थ, और जहाँ एंटर कर रही है वो होगा साउथ पोल। ठीक है, ये हमारे पास में था। अब देखो अगर मेरे पास में नॉर्थ को नॉर्थ के पास में रख देंगे, है ना, सेम पोल्स हमारे पास में, मैंने आप लोगों को बताया था ना, प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में, सेम पोल्स रिपेल इच अदर, रिपेल कर रहे थे हमारे पास में, और जो अपोजिट पोल थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो आपने बोला था ये डायग्राम इस तरीके से दे रखे हैं, एक्स जो है डिस्प्लेस कर रहा है टुवर्ड मैग्नेट वाई, ठीक है, तो रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा, डिस्प्लेस कर रहा है, या तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है या तो उसको दूर धकेल रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ तो ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है और सेम पोल्स होंगे, तो क्या करेगा ये, इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, बिकॉज क्यों करेगा, जस्टिफाई कर सकते थे आप इसको, इसलिए करेगा बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज दैट कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम पोल्स। ठीक है, इतना होता। फिर आपसे बोला था एक मेटेलिक कंडक्टर है, सस्पेंड कर रखा है आपने, मैग्नेटिक हॉर्सशू वाला। अच्छा, हॉर्सशू वाली हमने जैसे एक एक्टिविटी दे रखी थी, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से हमको फ्लेमिंग का रूल लगता, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो कंडक्टर डिस्प्लेस हो रहा है लेफ्ट तरफ, ये हमको पता है कि लेफ्ट तरफ वो जाता है अगर हम उसको सस्पेंड कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट पे, कि अगर कंडक्टर में करंट को बढ़ा दिया जाए, तो अगर बेटा आप करंट बढ़ा दोगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली तो कुछ नहीं था। तो अगर फोर्स को बढ़ाया तो करंट बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस इतना आंसर था इसका। फिर उसने बोला हॉर्सशू मैग्नेट को आप रिप्लेस कर रहे हो एक स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट से, तो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स भी और ज़्यादा लगेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी बेटा बहुत ज़्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाने से फोर्स भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास में। ये था। फिर डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर की रिवर्स करेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। तो अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब अभी तक डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा था, अब कहाँ होगा, राइट में हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट था, 5 मार्क का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया होगा। फिर इसी का ही और में हमको दे रखा था बेटा एक सिस्टमेटिक आपको डोमेस्टिक सर्किट करना था, तो मैंने आप लोगों को बताया था एनसीईआरटी ने हमारे पास में एक प्रॉपर डोमेस्टिक सर्किट वायरिंग दे रखी है। तो आपके पास में फ्यूज, पावर मीटर, लाइट पॉइंट और पावर प्लग दे रखा है आप लोगों के पास में। तो पावर प्लग से आप लाइट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, है ना, पावर मीटर और फिर फ्यूज। तो मीटर के बाद में, मीटर सबसे पहले होगा जिसमें मेन लाइन आएगी, फिर उसके बाद में आप आपका फ्यूज लगाएंगे बेटा, है ना। फ्यूज क्या काम कर रहा था कि यहाँ से जितना भी करंट आ रहा होता है उसको यहाँ पर फ्यूज के थ्रू जाएगा, सीरीज में ज्वाइन करेंगे। फिर क्या बेटा, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से फिर आ जाएगा प्लग आपके पास में। तो ये डोमेस्टिक वायरिंग था, आप उसको लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, कनेक्टिंग वायर से आप उसको बना के आ सकते थे, आराम से पूरे मार्क्स मिलते बेटा। वो डायग्राम ही था पूरा अपने पास में, है ना। फिर क्या था, नेसेसरी क्यों होता है अर्थ वायर को कनेक्ट करना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से मेटेलिक बॉडी की। तो आप लोगों को पता था कि मेटेलिक बॉडीज क्या होती है बेटा, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस लेती हैं, जो करंट होता है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेती है। इसी एक्सेसिव करंट के कारण इनकी मेटेलिक बॉडी पे ये क्या हो जाते हैं, करंट आ जाता है, जिससे किसी भी तरीके का फ्यूज हो सकता है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसी शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग वायर डाल देते हैं, ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट का करंट आ रहा है मेटेलिक बॉडी पे वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अर्थ में कर दिया जाएगा। ये इसका मेन कंसेप्ट था कि आपको किसी भी तरीके के लीकेज ऑफ करंट से प्रिवेंट करता है, बचाने का काम करता है, एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है हमारे पास में अर्थ वायर भी। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों का पेपर था। आप लोगों ने आई होप 25 आउट ऑफ 25 इसमें भी कवर किए होंगे, फिजिक्स में भी।
बाकी आप लोगों का 80 आउट ऑफ 80 का पेपर रहा होगा, आपने बहुत अच्छे से किया होगा। जिन बच्चों ने वीडियो को डिटेल में देखा होगा, बहुत अच्छी सी बात है। आप लोगों के लिए लास्ट में जिसे हमने बोला था वही से पेपर आया है। देखो, बस एक चीज़ पे आपको फोकस करवाना चाहते हैं, वो है एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आप लोगों ने इसके कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ रखे हैं, आपको कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आपने जितना पढ़ रखा है सिर्फ उसी पे बेस्ड थियोरी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लोगों ने ये कर रखा है तो। हाँ, मिशन अकम्प्लिश हुआ, सारे क्लैरिटी के साथ में कंसेप्ट को क्लियर करा हम लोगों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो गया। 95% हम लोगों ने स्कोर कर चुके हैं, बिकॉज हम पूरा तो 100% प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। CBSE ऑफ कोर्स तो कहीं ना कहीं सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड दे सकते हैं, बट इन द लास्ट हमारा पेपर काफ़ी अच्छा रहा। जितना क्वेश्चंस किए थे काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। अब फर्दर हम लोग जो आने वाले वेकेशन है उसमें मैं आप लोगों के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए जो भी बच्चे 11th में PCM भी टारगेट कर रहे हैं, या कॉमर्स क्लासेस के लिए टारगेट कर रहे हैं, या कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट है उसको टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग वीडियोस लाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों के यहाँ तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए अपने लोगों का ध्यान रखिएगा, आप खुद भी सेफ रहिएगा और पढ़ाई को करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।